नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष एक नया पाठ कक्षा 11 हिंदी केंद्रिक वितान भाग 1 पाठ्य पुस्तक का लेकर प्रस्तुत हूं, जो सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और यह पाठ है पाठ 4 भारतीय कलाएं, जो बाद में जोड़ा गया है। हो सकता है कि कई विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक में यह पाठ न मुद्रित हो, इसलिए लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यह एनसीईआरटी ने यह पाठ जोड़ दिया है और जिसे पढ़ाया जाना और पढ़ा जाना अनिवार्य है। आइए पढ़ते हैं पाठ 4 भारतीय कलाएं। इस पाठ में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनकी चर्चा हम पहले करते हैं। इसमें कला और भाषा में अंतर संबंध को स्पष्ट किया गया है। शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजाति और लोक कलाएं हैं, इसे स्पष्ट किया गया है। चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला की विशिष्ट जानकारी दी गई है और साथ ही साथ भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति के संबंध को स्पष्ट किया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं इस पाठ को। कला और भाषा में अंतर संबंध। इस पाठ को पढ़ते समय हम इस पाठ के नोट्स को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और यह पाठ्य पुस्तक में भी यह प्रश्न दिया गया है कि कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है, स्पष्ट कीजिए। पाठ के शुरू में ही बताया गया है कि जिस प्रकार हम अपने परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार चित्रकला, संगीत कला व नृत्य कला आदि कलाओं के माध्यम से भी हम अपने परिवेश, प्रकृति और मनोभावों को प्रकट करते हैं। जैसे समुद्र की लहरों को चित्रकार रंगों से सजाता है, चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों से सजाता है और नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं से सजाता है। इस प्रकार भाषा के समान कला भी परिवेश, प्रकृति, भावों व विचारों के प्रकटीकरण का एक माध्यम है और यही कला और भाषा में अंतर संबंध है। प्रश्न 2, शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं। अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दीजिए। यह भी पाठ्य पुस्तक के साथ यह प्रश्न दिया गया है। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इस कथन से मैं सहमत हूं, ऐसा हमें लिखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से था। इन जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था दिखाई देती है। बाद में इनका व्यवसाय से संबंध होने के कारण ये व्यक्ति केंद्रित हो गईं। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं शासकों के संरक्षण में चली गईं और शास्त्रीय नियमों में बंधी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना। इस प्रकार शास्त्रीय कलाओं की जड़ें लोक कलाएं ही है। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। अब हम चित्रकला के बारे में जानकारी समझते हैं जो इस पाठ में दी गई है, जिसे मैंने प्रश्नों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो मुख्य बिंदु है वह चित्रकला है और साथ ही साथ मैंने कुछ मौलिक प्रश्न बनाए हैं। प्रश्न 3, शैल चित्रों पर टिप्पणी लिखिए। शैल चित्रों को सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए हैं और गुफाओं में मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें रोजमर्रा की गतिविधियों, शिकार,
नृत्य, संगीत, युद्ध आदि के चित्र हैं। अजंता व एलोरा की गुफाएं भी इसके लिए विख्यात हैं। प्रश्न 4, गुप्त साम्राज्य को कलाओं के लिए स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य जो 4वीं से 6वीं सदी तक था, गुप्त साम्राज्य को कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस युग में अजंता की गुफाएं खोदी गईं, जिनकी दीवारों पर इतने आकर्षक चित्र हैं कि वे आज तक कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। साथ ही बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने में बनी थी। इस काल में भारत में चित्रकला, संगीत, साहित्य और नृत्य कला का खूब विकास हुआ। चूंकि सभी कलाओं का खूब विकास हुआ, इसलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला की जानकारी में ही आगे बढ़ते हैं। आप एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र देख रहे होंगे। प्रश्न 5 इसी से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं और उस समय की कला पर टिप्पणी लिखिए। 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं बनाई गई, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता इनके बीचों बीच बना विशाल कैलाश मंदिर है। इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। महाबलीपुरम की विशाल मूर्तिकला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अनुपम उदाहरण हैं। यह जानकारी थी एलोरा की गुफाओं और उस समय की कला से संबंधित। चित्रकला के बिंदु में ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, लघु चित्र कितने प्रकार के होते हैं? विवरण दीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। लघु चित्र 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी व अस्थायी। स्थायी लघु चित्र यह कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे कलमकारी आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, फुलकारी पंजाब में, वर्ली महाराष्ट्र में, मधुबनी मिथिला बिहार में आदि। किवाड़ पेंटिंग जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में होती है, इसमें लकड़ी के मंदिरों पर चित्र के द्वारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। पटचित्र उड़ीसा में कागज या पत्तों पर कवि जयदेव के गीत गोविंद को उतारा गया है। पटचित्र का एक चित्र आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार जो अस्थायी लघु चित्र हैं, अस्थायी लघु चित्र वास्तव में जिस प्रकार से हम रंगोली बनाते हैं, उसी प्रकार की कला अस्थायी लघु चित्रों में आती है। ये सभी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो हम रंगोली बनाते हैं, जिसे क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड में एषण, राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर जो प्राकृतिक सामग्री के प्रयोग से जो चित्र बनाए जाते थे, वो स्थायी लघु चित्र होते थे, और जो रंगोली के समान मांगलिक अवसरों पर जो बनाए जाते हैं, उन्हें अस्थायी लघु चित्र कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं संगीत कला की जानकारी की ओर। प्रश्न 7, भारत में संगीत कला का जन्म कब हुआ? प्राचीन भारत में संगीत के कितने प्रकार थे, स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि भारत में संगीत कला का जन्म लगभग 5000 ईसा पूर्व वैदिक काल में माना जाता है। इस समय में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, मार्गी व देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा और नियम व अनुशासन से बंधा था। वहीं देसी संगीत लोक से जुड़ा था और समूह में गाया जाता था।
वैदिक महर्षियों के पूजा व मंत्रोच्चार के तरीके को साम कहा जाता था और यह सभी जानकारियां सामवेद में वर्णित हैं। संगीत कला की ही जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 8, भारतीय संगीत कला के प्रकृति व दैनिक जीवन से संबंध को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है, इसलिए भिन्न भिन्न समय के लिए अलग अलग राग हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव राग, सुबह में मेघ राग, दोपहर में दीपक और श्री राग, रात में कौशिक और हिंडोला। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय संगीत दैनिक जीवन और प्रकृति के हर एक पड़ाव के आधार पर रागों को भी निर्धारित करता है। इसी प्रकार भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जल तरंग, रवाब, दोतार या बांसुरी हमारी रोजमर्रा की चीजों से बनी है। इससे भारतीय कला के प्रकृति व दैनिक जीवन से जुड़ाव का पता चलता है। प्रश्न 9, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। भर्तृहरि के इस कथन पर विचार कीजिए। यह पुस्तक में यह कथन दिया गया है। वास्तव में यह कथन भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है। नीति शतक से लिए गए भर्तृहरि के इस कथन का तात्पर्य है कि साहित्य, संगीत व कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान होता है। इनसे दूर रहने वाले मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास नहीं होता और समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। इसलिए साहित्य, संगीत और कला से मनुष्य का जुड़ाव और लगाव होना चाहिए और वह उससे परिपूर्ण होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नृत्य कला से संबंधित जानकारी की ओर। प्रश्न 10, नृत्य व नृत्य पर टिप्पणी लिखिए। चित्रकला व संगीत कला के समान नृत्य कला का मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में इससे संबंधित दो शब्द मिलते हैं, नृत्य व नृत्य। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द व भंगिमा महत्वपूर्ण है, जबकि नृत्य में भाव व भंगिमा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 11, लोक नृत्यों पर टिप्पणी लिखते हुए इसका लोक जीवन और प्रकृति से संबंध को स्पष्ट कीजिए। लोक नृत्य हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। ऋतुओं के बदलने, वर्षा होने, फसलों की बुआई या कटाई होने आदि अवसरों पर लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं, जैसे पंजाबी महिलाओं का गिद्दा, राजस्थानी महिलाओं का घूमर, गुजराती महिलाओं का गरबा व पुरुषों का डांडिया रास। अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे निशी अरुणाचल प्रदेश, बिहू असम, कोलहम आंध्र प्रदेश, पंथी और राउत छत्तीसगढ़ व झारखंड आदि। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। ये इनकी समानता है कि इनमें सभी नृत्य समूह में होते हैं, इनमें स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हैं और इनका संबंध प्रकृति व जीवन से है। नृत्य कला की जानकारी में ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, भारतीय लोक नृत्यों से ही शास्त्रीय नृत्यों का विकास कैसे हुआ है? भारतीय लोक नृत्यों से ही शास्त्रीय नृत्यों का विकास हुआ है। यही लोक नृत्य धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधकर शास्त्रीय नृत्य बन गए। लोक नृत्यों का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों व धर्मों से है। इसी प्रकार शास्त्रीय नृत्यों का संबंध भी किसी राज्य व उसकी परंपराओं से है और यही समानता यह बात सिद्ध करती है कि लोक नृत्यों से ही भारत में शास्त्रीय नृत्यों का विकास हुआ है, जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश,
ओडिशी उड़ीसा, मणिपुर मणिपुरी मणिपुर से, भरतनाट्यम कर्नाटक व तमिलनाडु से आदि। इस प्रकार वर्षों तक इनके बीच संवाद के बाद कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक पहुंची है। प्रश्न 13, भारतीय लोक नृत्यों की विशेषताएं लिखिए। भारतीय नृत्यों में अंगों की गति व लय महत्वपूर्ण होती है। हाथों की विभिन्न मुद्राएं इनका मुख्य आकर्षण है। इनमें आंख, भौहों व नासिका द्वारा खुशी, दुख, क्रोध आदि भावों को कुशलता पूर्वक अभिव्यक्त किया जाता है। इन्हीं के द्वारा रामायण व महाभारत जैसी कथाओं को भी कहा जाता है। प्रश्न 14, हरेक राज्य में सभी कलाओं के बीच अंतर संबंध कैसे है? इसे हमें स्पष्ट करना है। हरेक राज्य में सभी कलाओं जैसे संगीत, नृत्य व चित्रकला के बीच एक अंतर संबंध भी दिखाई देता है। जैसे उत्तर भारत में बांस नृत्य होता है तो बांस के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और बांस क्राफ्ट कला में बांस से बनी चीजें भी देखने को मिलती है। तो यहां पर आप नृत्य, संगीत और क्राफ्ट कला का अंतर संबंध देख पा रहे हैं। प्रश्न 15, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे भी यह प्रश्न दिया गया है, भारतीय कलाओं और संस्कृति में आप किस तरह संबंध पाते हैं? भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में विशेष संबंध दिखाई देता है। लोक नृत्यों में साथ साथ एक ताल पर पैरों का उठाना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना आदि भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम भावना और अद्भुत साहचर्य को प्रकट करते हैं। भारतीय कलाओं जैसे चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग व प्रकृति चित्रण, संगीत में प्राकृतिक वस्तुओं से बने वाद्य यंत्र और नृत्य कला में प्रकृति प्रेम का प्रकटीकरण भारतीय संस्कृति के प्रकृति से जुड़ाव का परिचायक भी है। इस प्रकार भारतीय कलाएं भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम भावना, आपसी सहयोग, साहचर्य और प्रकृति प्रेम को प्रकट करते हैं। आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। चूंकि यह पाठ नया है, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।